नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज मैं अपना स्कूल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपके बीच क्लास 12th का जो हिंदी अनिवार्य का जो पेपर अभी अभी समाप्त हुआ, जस्ट अभी समाप्त हुआ है। मैंने पेपर देखा, खूब ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके अंदर बहुत ही शानदार पेपर का लेवल था। न तो ज्यादा इजी था और न ही ज्यादा टिप था, यानी कि न तो पेपर आप उसको सरल कह सकते हो, न ही कठिन कह सकते हो। बहुत ही सटीक तरीके से मैं आपके बीच अभी हाजिर हुआ हूँ। ऐसा जो अभी 12th क्लास का जो हाफ ईयरली का जो एग्जाम हुआ था हिंदी अनिवार्य का, उसकी सटीक तरीके से जो आंसर किए वो आपके सामने लेके हाजिर हुआ हूँ। आप मेरे साथ बने रहिएगा। आपको मैं इन सभी क्वेश्चनों को ना आपको बहुत ही सटीक तरीके से उत्तर प्रदान कर रहा हूँ। यानी पहला क्वेश्चन था, जो अभी आप देख रहे हो कि कर्णपाठ राज की प्रिया की वजिका जो है उसको क्या कहा गया था। यानी कि उनमें निम्न में से वजिका को कभी नहीं माना गया था। किसको नहीं माना गया था? यानी कि ब्रह्मा को माना गया था, वाल्मीकि को माना गया था, व्यास को माना गया था, लेकिन कालिदास को नहीं माना गया था। यानी कि जो द है वो द को कालिदास को नहीं माना गया था। दूसरा है, शाब्दिक अर्थ में असंभव होते हुए भी नियामक सिद्धांत क्या कहलाता है। यानी कि जो शाब्दिक अर्थ में असंभव होता है उसको भी क्या कहते हैं? अपन दास्ता कहते हैं। तीसरा है, भगत जी बेचते थे। यानी कि अपन ने जो बहुत ही अच्छे तरीके से जो भगत जी वाला पाठ पढ़ा था, भगत जी वाले पाठ के अंदर क्या था कि वो भगत जी एक भक्ति करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपने चूर्ण का जो बेचने का जो कार्य किया था वो बताया गया था। बालक ललचाया था, बालक ललचाया किसके लिए थे? यानी कि वो एक माँ वाला जो मुखड़ा था जिसमें दर्पण के अंदर उत्तर आता था। इस प्रकार से वो अपने कविता थी जिसमें पद्य का एक पाठ था, उसके अंदर वो शांत के माध्यम से ललचाया था। अगला क्वेश्चन है, किसी भी भाषा को जानने के लिए किसका ज्ञान होना आवश्यक है। यानी कि अपन को किसी भी भाषा का ज्ञान होने के लिए अपन को सबसे पहले अपन को क्या आना चाहिए? व्याकरण है। व्याकरण पूरी की पूरी, जब तक अपन को किसी भी भाषा की व्याकरण अपन को पूरी की पूरी नहीं आएगी तब तक अपन उस भाषा को पूर्ण रूप से न तो उसकी व्याख्या कर सकते हैं और न ही उस भाषा को अपन बोल सकते हैं, किसी भी भाषा को। अगला है, समाचार लेखन में किस शैली का प्रयोग किया जाता है। यानी कि समाचार लेखन में किसका प्रयोग किया जाता है? यानी कि उल्टा पिरामिड। मैंने जो मेरे से ऑफलाइन पढ़ रहे हैं इनकी उल्टा पिरामिड एक शैली बनाई थी। उस उल्टा पिरामिड शैली के अंदर ये बताया था कि सबसे ऊपर इंट्रो या मुखड़ा होता है और उसके बाद में बॉडी होती है और उसके अंत में समावेशन होता है। यानी वो होती है उल्टा पिरामिड शैली। अगला क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ इसका उल्टा पिरामिड शैली। अगला 7वां क्वेश्चन है, मैं पहुंचा तो सरकार मेरी राह देख रही थी। जहां सरकार का शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यानी ये कह रहा है कि मैं पहुंचा तो सरकार क्या कर रही थी? मेरी राह देख रही थी। ये सरकार शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? सरकार शब्द प्रयोग हुआ था दत्ता जी के लिए। किसके लिए प्रयोग होता था? दत्ता जी के लिए हुआ था। अगला है, भारत में पहला छापाखाना खुला था, यानी कि गोवा में खुला था 1556 ईस्वी में। कहते में 1556 ईस्वी में गोवा में खुला था। अगला है, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता था। उसको अपन क्या कहते हैं? उसको बीट कहते हैं। यानी अपन को जिस प्रकार एक संवाददाता होता है, जो आप किसी बात को रखने वाला, वो अपनी जो आमतौर पर जो बातों का जो यानी काम का विभाजन है वो दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार करते हैं? बीट के आधार पर करते हैं। बहुत ही शानदार आज पेपर हुआ था क्लास 12th का जो हिंदी अनिवार्य का जो पेपर हुआ था। आपके कितने सही हो रहे हैं, कौन कौन सी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चनों में आपके थोड़े बहुत डाउट है, एक बार कमेंट करके बताएं। और आपको इस प्रकार से बहुत ही अच्छे और सटीक तरीके से उत्तर मिल रहे हैं तो आप क्या करें? मेरे चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसा लगा। और इन लिंक के अंदर लिंक किया हुआ है जो टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उनसे भी जुड़ सकते हो और हमें पूछ सकते हो कि आपकी कोई समस्या है या किसी क्वेश्चन में डाउट है। अगला है, किस शब्द की शक्ति के मुख्य अर्थ बाधित होता है। यानी कि लक्षण शब्द शक्ति के अंदर क्या होता है? मुख्य अर्थ बाधित होता है। अगला है, जब किसी वर्ण की आवृत्ति एक बार होती है तो उसको क्या कहते हैं? सेका अनुप्रास कहते हैं। दूसरा है अंत्य अनुप्रास, जिसके अंदर तो अंतिम आवृत्ति होती है। और इसके लाटा अनुप्रास में तो अपन आप देखते हैं उपवाक्य और वाक्य की बात की जाती थी। और श्रुत्या में किसकी बात करती थी? सुनने वाले के बारे में की जाती थी, यानी कि जो सुनने वाला व्यक्ति उसके बारे में। यानी इसका जो 11वें का क्या उत्तर राइट है? 11वें का है सेका अनुप्रास, या जिसमें एक या दो बार आता है। अगला है, रुबाइया कविता में कवि किस भाषा का प्रयोग करते हैं? रुबाइया कविता में कवि फारसी भाषा का करते हैं, जिसमें उर्दू वगैरह आती है भाषा वो, लेकिन उर्दू नहीं लिखा हुआ है इसलिए अपन राइट मानते हैं फारसी भाषा को। बहुत ही शानदार तरीके से। अगला क्वेश्चन है अपना, विचार विनिमय के माध्यम को क्या कहते हैं? विचार विनिमय के माध्यम को क्या कहते हैं? विचारों का अपन आदान प्रदान कहते हैं, उसको अपन भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि किसी ने संसार लिखा होता है ये बच्चे ने, लेकिन संसार नहीं, इसका क्या है? भाषा।
अगला है हिंदी भाषा की लिपि क्या है। ये तो अपन बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हिंदी जो भाषा है उसकी लिपि को नाम क्या है, उसकी लिपि का नाम है देवनागरी। बहुत ही शानदार आज व्याकरण का क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति के मूल उद्देश्य को प्रकट करने के लिए शब्द शक्ति को क्या कहते हैं, व्यंजना। अगला है सुबरन को ढूंढत फिरे कवि अभिसारी अभिचारी और चोर, यानी कि सुबरन शब्द के तीन अर्थ होते हैं, उसको कौन कौन ढूंढता फिरता है। यानी एक शब्द का होता है, एक तो सुबरन का शब्द होता है शब्द, दूसरा होता है स्त्री, तीसरा होता है सोना। यानी इसके अंदर कौन सा आया था, सलेश। यानी किसी भी काव्य के अंदर घटना या प्रसंग के आधार पर एक ही शब्द किसी भी वाक्य के अंदर एक ही शब्द या एक से अधिक बार आए, लेकिन प्रसंग या घटना के आधार पर उसके शब्द के अर्थ अलग अलग हो, उसको क्या कहते हैं अपन, उसको श्लेष अलंकार, या जहां पर श्लेष अलंकार होता है। ये व्याकरण और अवसर के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए अपने। अगला क्वेश्चन, अगला आया था अपने एक अपठित गद्यांश, इसका गद्यांश का मैंने उत्तर लास्ट में पीडीएफ के माध्यम से दे दिया है। आप एक बार इनको देख सकते हो, किसी ने नहीं पेपर देखा है वो भी कोई देखना चाहता है, 11th क्लास वाला बच्चा भी देख सकता है कि हमारे पेपर अगली साल किस प्रकार से आएगा। आप पेपर का पैटर्न देख सकते हो। इसका क्वेश्चन इन क्वेश्चनों का आंसर मैंने लास्ट में दे रखा है, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं पीडीएफ के अंत में दे रखा है इन सब का क्वेश्चन आंसर, इसी का भी लास्ट में दे रखा है ये सारा पेपर का। हाँ, एक बार देख लीजिएगा, बने रहिए मेरे साथ में। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप, जुड़े रहें मेरे साथ में। पेपर का पूरा पैटर्न है। अब आ गया ये गद्यांश वाला, कवि स्वयं को प्रश्न, ये चौथा 500 गद्यांश, एक बार आप इन प्रश्नों को मिला करके देख लेना, पढ़ने से हो सकता है। यानी कवि स्वयं के प्रश्नों को क्या करता था, क्वेश्चन था कवि स्वयं से प्रश्न क्यों करता था, यानी कवि के जीवन में अपादेती और भागदौड़ में अपनी वास्तविक पहचान खो देता है, इसलिए वह स्वयं से क्या करता है, प्रश्न करता है। यानी कि स्वयं की जो भागदौड़ी में वो ज्यादा हो जाता है, इसी वजह से अपनी पहचान खो देता है, इसीलिए वो स्वयं से क्वेश्चन करता रहता है। अगला है कवि मौन क्यों है। कवि अपने मन की कसम और दबे हुए जज्बों में को व्यक्त नहीं कर पाता है, वह समय काल को मर्यादाओं को बंधा हुआ है, इसीलिए अपने भीतर उठे हुए शोर को थामे हुए, इसलिए कवि मौन है। यानी आप इन सभी क्वेश्चनों के जो उत्तर मैंने दे रखे हैं बहुत ही सटीक तरीके से, और जो गद्यांश है उस गद्यांश को भी पढ़ करके मैंने और मेरी पूरी टीम ने बहुत ही शानदार तरीके से उत्तर को आपके सामने पेश किया है। इस गद्यांश का तीसरे का उत्तर ये है, कवि अनुराग का संसार कैसे रचता है। कवि अपने अनुभवों घावों और अंतर्मन की वेदनाओं को शब्दों में पिरोकर भावों और गीतों के माध्यम से अनुराग का संसार रचता है। सॉरी, देख लीजिएगा ये उस पूरे गद्यांश के जो क्वेश्चन थे। हाँ, उसका एक उचित शीर्षक बनाना था। मेरे से ऑफलाइन पढ़ रहे उन बच्चों को मैंने एक शीर्षक बनाना सिखाया था कि जो गद्यांश के अंदर का जो गद्यांश है उस गद्यांश को पहले पूर्ण रूप से पढ़ना है, पढ़ने के बाद में उस गद्यांश को अपन किस टॉपिक का नाम दे सकते हैं, यानी कि ये किससे रिलेटेड है, किसके बारे में इसमें बताया गया है, वो होता है इसका शीर्षक। यानी कवि का आत्मबोध, यानी कि कवि अपने स्वयं आत्मा का बोध कराता है, उसी वजह से इसका शीर्षक बहुत ही शानदार शीर्षक है। अगर किसी ने आत्मबोध बनाया या स्वयं की आत्मा का अध्ययन बनाया तो भी राइट है। अगला क्वेश्चन, हाँ, अगला जो पद्यांश था उस पद्यांश की व्याख्या है। हाँ, एक तो अपन गद्यांश कर लिया था, अब पद्यांश की जो बात आई थी उस पद्यांश के बारे में उसके उत्तर दे रखे हैं। हाँ, भगत लोग किसकी विभूति का अवलंबन करते हैं। भगत लोग सौंदर्य भावना में मिली उस दिव्य विभूति का अवलंबन करते हैं जिसमें मनुष्य अपनी पृथक क्षमता और विसर्जन कर देता है। यानी कि उन्होंने कहा है कि भगत जो लोग होते हैं वो अपनी जो पृथक सत्ता है उसका विसर्जन कर देता है। अगला है कविता का दृश्य दिखाती है। कविता क्या दृश्य दिखाती है, कविता केवल बाह्य वस्तुओं के रंग वस्तु सौंदर्य ही नहीं दिखाती, बल्कि उदारता वीरता त्याग दया प्रेम जैसे कर्म और मनोवृत्तियों के सौंदर्य को भी अत्यंत मार्मिक दृश्य प्रस्तुत करती है, साथ ही वह कुरूपता का भी दुष्ट वृत्तियों का भी चित्रण करती है।
बहुत ही सटीक तरीके से, और इस जो पद्यांश था उस पद्यांश को पढ़ करके हिंदी अनुवाद करके मैंने उत्तर को आपके सामने पेश किया है। आपको बहुत ही अच्छा लगे ना तो फिर मेरे साथ में जुड़े रहें। ये हिंदी की नहीं, जो भी जितने भी सब्जेक्ट हैं, क्लास 9th 10th 11th और 12th, इन सभी के लिए हम जितने भी पेपर हो रहे हैं, अभी जो हाफ ईयरली के एग्जाम चल रहे हैं, उन एग्जामों के सटीक तरीके से उत्तर, आने वाली जो बोर्ड क्लासें हैं, अभी 12th के लिए जो ये आप मेरे से जुड़ोगे तो फिर मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा लेकर आ रहा हूँ। यानी बोर्ड परीक्षा को अब इस बार फरवरी में तय हो रखी है, तो उससे पहले मैं महा मैराथन 2-4 लेके आऊंगा, हिंदी अनिवार्य की भी लेके आऊंगा, हिंदी साहित्य की भी लेके आऊंगा, बहुत ही सटीक तरीके से बोर्ड क्लासों में दिए जाने वाले क्वेश्चनों को लेके आऊंगा। पिछले साल भी मैं लेके आया था, जिसमें से हूबहू, यानी मैं लगभग 150 क्वेश्चन लेके आया था, 150 में से लगभग जितने भी प्रश्न पूछे गए थे हूब का हूब वही उसी पैटर्न या उसी में से ही आए थे सारे के सारे। मैं गारंटी के साथ में कहता हूं कि आप अगर मेरे से जुड़ोगे ना, तो आने वाले जो बोर्ड की परीक्षा है उसमें से मैं जो बता रहा हूँ उसमें से 100% आने वाले सारे के सारे क्वेश्चन अपने वाले आएंगे। हाँ, ये सारे गद्यांश देख लीजिएगा। हाँ, केवल या मुक्ति का कामना का कहीं पता नहीं लगता है। और क्यों? यानी क्योंकि तुलसी और सूर जैसे भगत राम और कृष्ण के सौंदर्य भावनाओं के इतने मग्न हो जाते हैं कि उन्हें उस आनंद में दशा में ऊपर मुक्ति या केवल्य की इच्छा का विचार नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, कवि ने किन कर्मों और मनोवृत्तियों का, एक यहाँ पे एक पेपर के अंदर टाइपिंग मिस्टेक हो रखी थी, कुछ बच्चों ने मुझे बोला था, ऑफलाइन वालों ने। यहाँ पे 10 वेदन आ रखा था, या सॉरी 10 वेदन नहीं, देश वेदन आ रखा था, लेकिन देश वेदन नहीं, यानी यहाँ पे है 10 वदन, यानी 10 सिर वाला जो रावण था उस रावण के बारे में। यानी देश वदन ऐसा कोई शब्द उस गद्यांश के अंदर नहीं था, उस गद्यांश के अंदर 10 वदन था, यानी कि रावण के लिए प्रयुक्त होता हो रखा था। यानी दशानंद है जिसमें रावण के 10 मुख के बारे में मैंने दे रखा है। सॉरी, आपने देख लिया होगा इन सारे क्वेश्चनों के उत्तर मेरे मेरे साथ में। हाँ, इस गद्यांश का उचित शीर्षक, यानी कविता और सौंदर्य की भावना, आप इसका पढ़ करके आपने अच्छे तरीके से दिया होगा। आप इसकी सौंदर्य की भावना लिख सकते हो, या आप इसको है ना एक ऐसा रूप दे सकते हो, यानी कि अपने मन के अंदर जो सौंदर्य की भाव है, यानी कि भावनाओं को समर्पित करने वाला, वो भी आप इसका शीर्षक दे सकते थे। जैसे 2-3 बन सकते हैं। आपने देखा होगा सारे के सारे उत्तर का क्वेश्चनों का। अब अगला क्वेश्चन है गद्यांश या सह प्रसंग व्याख्या। ये व्याख्या है, आपने देखी होगी, एक बार देख लो इस व्याख्या को। आप इसको रोक रोक के स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। ये है अर्ध सरकारी पत्र, जो लास्ट में अपन को दे रखा था ना, ये कोई पत्र लिखना था, 25वां क्वेश्चन था, कौन सा था, 24वां। उस क्वेश्चन के एक अर्ध सरकारी पत्र लिखना था, ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिति रतनगढ़, यानी किसी के बारे में आपको एक पत्र लिखना था, उसके बारे में अर्ध सरकारी पत्र था। आगामी चुनाव हेतु निर्वाचन दल के लिए भौतिक संसाधनों की माकूल व्यवस्था के संबंध में, यानी आने वाले जो चुनाव है उन चुनावों की जो भौतिक संसाधनों की जो कमी या उसको जो पूर्ति है उसके बारे में था। स्क्रीनशॉट लें या इसको एक बार पढ़ लें। हाँ, इसके निर्देश भी आपको लिखने थे, क्यों अब आप 12th क्लास में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हो, ये भी सारे के सारे आपको लिखने थे, इसको कॉपी जारी वगैरह। ये निबंध था किसी एक विषय पे, निबंध तो आप अच्छे तरीके से लिख ही रहे हो। अब वो अपने 5 से लेकर के क्वेश्चन आने वाले हैं। क्या रखे, क्या रखे, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, इस प्रश्न का समाज में किस मनोवृत्ति से मनोवृत्ति का पता चलता है। वो कैमरे में बंद अपाहिज वाला अपने पार्ट था, उस पार्ट से आ रखा है कि आपको अपाहिज होकर के वो पूछ रहे हैं कि थाने पे यूं लंगड़ा ओपड़ा थाने की कर लागे कहते हैं कैमरे में बंद उड़ाओ। यानी उसमें ये पूछा गया था कि समाज की संकीर्ण संवेदनशील और अपेक्षापूर्ण मानसिक का पता चलता है, समाज अपाहिज व्यक्ति को सहानुभूति देने के बजाय उस पर दया का पात्र समझता है, और उसके आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले प्रश्न पूछता है। यह मनोवृत्ति उसके प्रति हीन दृष्टि और पूर्वाग्रह की पूर्वाग्रह को दर्शाती है। यानी ये बताया गया है कि जो एक कैमरे के सामने जो व्यक्ति है
वो अपाइज होता है। अपाइज क्यों होता है कि वो अपने मन को, भावों को नहीं बोल सकता है, सत्य बात को नहीं बोल सकता है। उसको तो वो बात बोलनी होती है कि जो जनता के सामने सही के तरीके से पेश हो जाए। नहीं तो थोड़ा बहुत उल्टा सुल्टा बोल दिया तो फिर क्या होता है, आपको पता है आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, कहीं पर भी रील बन सकती है भाई। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन। यशोधर बाबू सारे सेक्शन में इसरार करने पर भी अपनी सिल्वर वेडिंग जो थी उसकी दावत क्यों नहीं रुके हुए थे? यानी कि जो यशोधर बाबू जी थे वो उसकी जो फैमिली थी वो तो अभी के वर्तमान समय के अनुसार थी, लेकिन यशोधर जी बाबू थे पौराणिक जमाने के रीति रिवाजों को मानने वाले थे। सिल्वर वेडिंग यानी उन्होंने कहा था कि मेरी जो 25वीं सालगिरह है उस सालगिरह को, अभी ये तो नए नाटक है, नाटक मैं करने वाला नहीं हूँ उन्होंने कहा था, लेकिन उनके जो बेटी थी, उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने कहा कि सिल्वर वेडिंग बनाएंगे। और उनके जो स्टाफ साथी थे, उनके जो दफ्तर में काम करने वाले थे, उन्होंने भी पार्टी मांगी थी। इस प्रकार से अगला है, खाना खाते समय दादाजी ने लेखक से क्या वचन दिया? दादाजी ने लेखक से वचन दिया कि वह मेहनत से पढ़ेगा, जीवन के बड़ा मनुष्य बनेगा और परिवार का नाम रोशन करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि वह किसी गलत संगति में नहीं पड़ेगा तथा ईमानदारी और सज्जन बनेगा। सॉरी, ये थोड़ा किसी पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं लग रहा था, थोड़ा इसमें हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक है। दादाजी वाला पार्ट इसमें थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा पूछना तो कुछ गलत था, लेकिन पूछा कुछ और है। अगला है, सूचनाओं के स्रोत कौन कौन से हैं? सूचनाओं जिसमें यानी कि अपन कहते हैं कि भाई लोगों तक पहुंचाने का जो कार्य होती है सूचना, उन सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य क्या क्या है, यानी कि स्रोत कौन कौन से हैं? पहला है मुद्रित माध्यम, जिसको हम अपन समाचार पत्र या पत्रिकाएं या पुस्तक कहते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, जिसमें रेडियो, टीवी, इंटरनेट है। तीसरा है व्यक्तिगत स्रोत है, लोग है, बातचीत है और साक्षात्कार है। चौथा है सरकारी दस्तावेज, जिसमें रिपोर्ट है, आंकड़े हैं और सूचना, अधिसूचना है। इस प्रकार से यानी कि ये चार प्रकार के स्रोत हैं। पहला मुद्रित माध्यम, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, तीसरा व्यक्तिगत और चौथा है सरकारी। ये चारों ही थे सूचनाओं के स्रोत। कौन कौन से थे? पहला मुद्रित, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक, तीसरा व्यक्तिगत और चौथा सरकारी दस्तावेज। आपको इस प्रकार जो सटीक तरीके से आंसर मिल रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाला जो भी जितने भी नोटिफिकेशन है, जो भी आपको पेपर सॉल्यूशन की जो बात होगी, सबसे पहले आपके पास में आएगी। और हमारे इस डिस्क्रिप्शन में आपको जो टेलीग्राम चैनल है उसकी भी लिंक दी जाएगी, आप उसमें जुड़ सकते हो। और जो भी डाउट है वो पर्सनली आप बात कर सकते हो। मैं आपको है ना बहुत ही सटीक तरीके से और जैसे ही समय मिलेगा मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। आप संपर्क करें। हाँ, भगत जी और मेरे बीच सेवक स्वामी का संबंध है, इसका क्वेश्चन है, यानी 60 से 70 शब्दों में लिखना था, ये दे रखा है। भगत जी और लेखक के बीच में स्वामी का संबंध था, उसके भावनात्मक रिश्ते और आत्मीयता और अपनापन की बात थी। ये सारे के सारे आप इसको पढ़ सकते हो। ये अथवा बड़ा ही दे रखा था मैंने, काला मेघ पानी जैसे सुवर्ण लेखक के उद्देश्य लिखी, यानी लेखक इसमें क्या उद्देश्य, काला पानी दे, ये उसमें लेखक की जो बयान थी वो पानी, उन्होंने कहा कि भाई इस प्रकार बच्चों के ऊपर पानी गिराने से कौन सा भगवान अपन को पानी दे देगा, लेकिन उन्होंने उसकी तो उनके लोगों की या उन ग्रामीण परिवेश में जीने वाले लोगों की ये भावना थी कि भाई अपन इन लोगों के ऊपर समर्पित करेंगे तो फिर भगवान भी अपन को कुछ न कुछ वापस लौटाएगा, इस वजह से। अगला पाठ है, पहलवान की ढोलक कहानी का मूल उद्देश्य, मूल संवेदना लिखी, सॉरी। उसमें पहलवान की ढोलक जो पाठ थी उसके अंदर वो जो पहलवान था वो उस ढोलक के माध्यम से उस जो परिस्थिति थी जिसके अंदर वो रोग फैल रखा था पूरे गांव के अंदर, लेकिन उस ढोलक वाले पहलवान ने क्या किया था, उस गांव वालों को है ना मनोरंजन के लिए या उनको उस विपत्ति या उस जो रोग फैला हुआ था उससे मुक्ति दिलाने के लिए या उनका उस रोग से ध्यान हटाने के लिए उन्होंने क्या किया था, वो अब हमेशा शाम के टाइम लोगों के घरों में शांति होती तो फिर वो अपने ढोलक के माध्यम से लोगों को आह्वान करता था कि भाई इस प्रकार की विपत्ति से डरना नहीं है। अगला है, राजनीति के पुरुष के व्यवहार के विषय में डॉक्टर अंबेडकर के विचार लिखने थे। ये अपना लास्ट पार्ट था, धर्म विभाजन वाला, उस पार्ट से आ गया। अगला है, लक्ष्मण की मूर्छा पर राम के विलाप का वर्णन करना है। यानी अपन ने लक्ष्मण मूर्छा वाला जो पार्ट था पद्य भाग का, उस पार्ट के अंदर वो लक्ष्मण जी क्या हुए थे मूर्छित अवस्था में, जो मेघनाथ के बाण लगने से हुए थे और जैसे जड़ी बूटी वगैरह लाए थे, उस
जो लक्ष्मण की मूर्छित अवस्था थी उस रात को, उस समय राम का जो अपने भाई के प्रति जो विलाप था, यानी कि जो रो रहे थे, उस समय का जो चित्रण था, उस विलाप के बारे में आपको लिखना था। आपने लिखा होगा बहुत ही अच्छे तरीके से, मैंने उत्तर दे रखा है। अगला दूसरा उसका अथवा था, उषा कविता में काव्य सौंदर्य का वर्णन कीजिएगा। यानी उषा किसे कहते हैं? जो सूर्य उदय होने से कुछ समय पहले और जैसे ही रात्रि का अंत होता है उससे ठीक बाद का जो समय होता है, यानी होता है, और सूर्य उदय होने से ठीक पहले का जो समय होता है उसी को अपन उषा काल कहते हैं। उस समय की जो प्रातःकालीन जो प्रकृति होती है उसका अत्यंत सुंदर चित्रण होता है। उसके बारे में मुक्ति हुए सूरज के वातावरण के बारे में बताया गया है कि आबा वातावरण ताजगी होती है, पक्षियों का कलरव होता है, नए दिन की ऊर्जा कविता के आकर्षक बनाती है, और कवि ने कोमल सहज और मनोहारी भाषा का उषा काल का जीवन किया है। कैसा लगा आज का पेपर सॉल्यूशन? कमेंट बॉक्स में बताते रहें। ये है रघुवीर सहाय का जीवन परिचय, उसके बारे में। ये है हजारी प्रसाद जी द्विवेदी जी के बारे में। अगला है पत्रकारिता लेखन क्या है, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। यानी पत्रकारिता लेख ये क्या होती है? पत्रकारिता लेखन वह लेखन है जो समाज समसामयिक घटनाओं, समस्याओं और सूचनाओं को तथ्यपूर्ण, सरल और निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करता है। यानी पत्रकारिता क्या होती है, पत्रकारिता क्या है? उन्होंने ये कहा है कि पत्रकारिता के बारे में आप क्या समझते हो? तो उन्होंने अपनी जो हर किसी समसामयिक घटना, यानी कि निम्न स्तर की जो भी घटनाएं, उन घटनाओं को, उन समस्याओं को, उन सूचनाओं को एक तथ्य और सरल भाषा के रूप में बना करके निष्पक्ष रूप में जनता के सामने पेश करना ही क्या होती है? पत्रकारिता होती है। सॉरी। और इसका उद्देश्य क्या होता है? लोगों को जागृत करना होता है, लोगों को शिक्षित करना होता है, लोगों तक सूचना टाइम पर पहुंचाना होता है, लोगों को टाइम पे खबर की जानकारी देना होता है। अगला है समाचार। अपन इसी के बीच में पूछा गया था समाचार पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? पत्रकार तीन प्रकार के होते थे। पहला है समाचार पत्र, जिसमें दूसरा है रिपोर्टर, और तीसरा है विशेष लेखन, एडिटोरियल पत्रकार। ये तीनों आपने देख लिया होगा। हाँ, समाचार पत्र पहला है पत्रकार, दूसरा है रिपोर्टर संवाददाता, और तीसरा है विशेष लेखन, एडिटोरियल पत्रकार। एक अच्छा फीचर कैसे लिखते हैं? फीचर लिखने के लिए मेरे से ऑफलाइन जो जितने भी बच्चे पढ़ रखे हैं, मैंने कहा था कि फीचर कम शब्दों के अंदर होना चाहिए, बहुत ही सरल तरीके से होना चाहिए, स्पष्ट शब्दों के अंदर होना चाहिए, और उसका छोटा रूप होना चाहिए। न कि आप किसी पैराग्राफ के रूप में बहुत बड़ा बात लिख दो, लेकिन बड़ी बात अपन को नहीं लिखनी है। सबसे सटीक तरीके से उसकी कम शब्दों के अंदर जो लोगों के सामने अपन बात रखेंगे वही होती है एक फीचर। यानी अच्छा फीचर फीचर लिखने के लिए रोचक शीर्षक होना चाहिए, प्रभावी शुरुआत होनी चाहिए, तथ्यों की स्पष्टता होनी चाहिए, भाषा की सरलता होनी चाहिए, घटनाओं का जीवन वर्णन आवश्यक है। इसमें भावात्मक असर, उदाहरण, संवाद, अनुभव जोड़कर विषय को आकर्षक बनाया जा सकता है। यानी अभी मैंने जो बात कही थी कि भाई स्पष्टता होनी चाहिए, रोचक होना चाहिए, प्रभावी शुरुआत होनी चाहिए उसकी। भाई नितो नहीं था अपन मारवाड़ी में को कौन के भाई ऊ तो नहीं था બધું करो तपे, यानी कि कहने मतलब वो है कि भाई आप बिंग में सही तरीकों शब्द यूज नहीं करो, या बिंग सब तरीके आप शुरुआत ही नहीं करो फीचर की, तो वो चलाना नहीं है। यानी अपन को क्या करना पड़ेगा? उसकी जो शब्दों की शुरुआत है वो सही तरीके से करनी पड़ेगी। अगला शब्द क्वेश्चन है, आनंद यादव और उसकी माँ ने झूठ का सहारा क्यों लिया, और झूठ न लेते तो आगे क्या होता? झूठ का सहारा इसलिए लिया गया क्योंकि दत्ताजी राव से पिता का दबाव डालवाकर आवश्यक की ताकि लेखक की पढ़ाई जारी रह सके। यानी उसमें जो लेखक और लेखक की माँ थी, वो उस दत्ताजी राव के देसाई जी के घर पे गई थी। उन्होंने कहा था कि आप ये मत कहना कि दत्ताजी से सॉरी मास्टर जी से कि आप हम यहाँ आए थे और उनको बच्चे की पढ़ाई के बारे में बात की थी। यानी कि वो झूठ मूठ का बहाना बनाया था उन्होंने। लेकिन उन्होंने क्यों बनाया था? क्योंकि वो अपने बच्चे, माँ है वो बच्चे की पढ़ाई के लिए कार्य कर रही थी, यानी कि अपने बच्चे को आगे पढ़ाई में दाखिला दिलाना चाहती थी, और बच्चा भी पढ़ना चाहता था उसकी वजह से। और इसका अथवा वाला क्वेश्चन था, कविता के प्रति लगाव से पहले और बाद में अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा के परिवर्तन के बारे में बताना। आप इसको पढ़ सकते हो। ये अपना, हाँ, पीडीएफ अंत हो गया। कैसा लगा आपको ये पेपर सॉल्यूशन? बहुत ही सटीक तरीके से मैंने आपको उत्तर देने की कोशिश की।
आने वाले टाइम के अंदर में भी जो एक मैंने पहले भी बोला था कि आने वाली जो बोर्ड की क्लासें हैं, उन बोर्ड की क्लासों के लिए हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य के लिए मैं बहुत ही एक शानदार क्वेश्चन बैंक लेके आऊंगा। आप अगर कोई ऑफलाइन क्वेश्चन बैंक लेना चाहता हो तो फिर टेलीग्राम पे मैसेज करें, लेकिन टेलीग्राम पे भी जुड़ जाएं। और मैं यूट्यूब के अंदर यानी कि जो अभी प्लेटफॉर्म पे है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर पे भी मैं बहुत बड़ी महामैराथन है और क्वेश्चन बैंकों को लेकर आपके सामने हाजिर होगा। आप मेरे से जुड़ जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन आने के लिए बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।